तो अब हम देखते हैं हमारे परक्विजिट का पार्ट 2। तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को लोन देता है तो वो या तो फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मतलब कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, या तो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देता है तो rate charged by SBI on the first day of April is being chargeable to tax। मतलब अगर फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो 1 अप्रैल में जो SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय चल रहा होगा वो हमारा रेट ऑफ सॉरी इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। फिर अगर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है तो उस केस में रेट चार्ज बाय SBI ऑन 1 अप्रैल माइनस में अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, फिर जो आएगा वो हमारा अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। फिर ये दोनों भी केसेस ये दोनों भी केसेस मतलब दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी एग्जेम्पशन की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे सारा 100% एग्जेम्पशन हमें मिल जाएगा। पहला केस, अगर आपने प्रीवियस ईयर में अपने एम्प्लॉयर से 20,000 तक का लोन लिया है तब पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। और दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर आपने 20,000 से ज़्यादा का लोन लिया है बट 4 स्पेसिफाइड डिजीजेस की वजह से लिया है। 4 स्पेसिफाइड डिजीजेस में क्या क्या है? एड्स हो गया, टीबी हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, कैंसर हो गया। अगर इन चारों डिजीजेस की वजह से आपने लोन लिया है 20,000 से ज़्यादा का, तब भी आपका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये चीज़ है। फिर हम आते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन सेक्शन 10(5), ये ओनली फॉर नॉर्मल स्कीम, मतलब जिन्होंने 115 BAC नहीं लिया है, डिफॉल्ट टैक्स नहीं लिया है, ऑप्शनल स्कीम लिया है, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल है। तो दिस बेनिफिट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल सिटीजन as well as in respect of travel concession or assistance for him and his family। मतलब ये जो लीव ट्रैवल कंसेशन है ये इंडिविजुअल सिटीजन को मिलेगा, और उसकी मान लो अगर डेथ हो, सॉरी डेथ नहीं, उसके असिस्टेंस पे किसी भी और को मिल सकता है, मतलब उसकी फैमिली को मिल सकता है, फैमिली को मिल सकता है, स्पाउस, चिल्ड्रन, या फिर ब्रदर सिस्टर जो कि डिपेंडेंट है। ठीक है। फिर हमारी बात ये आती है लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन। कितनी लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन हमें मिलेगी? तो हमें यहाँ पे 4-4 साल के ब्लॉक्स होते हैं। 4-4 साल के ब्लॉक्स होते हैं जिसमें आप 2 बार, मतलब 2 बार की आप जर्नी कर सकते हो। ठीक है। मतलब एक 4 साल के ब्लॉक में 2 बार आप जर्नी कर सकते हो। अगर आपने पूरी जर्नी कर ली 2 बार में तब तो ठीक है। अगर आपने एक करी तो एक आपकी अगले 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, और अगर आपने दोनों भी नहीं करी तब भी एक आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी, एक आपकी खराब हो जाएगी, एक आपकी लैप्स हो जाएगी। अब बात ये आती है लिमिट कितनी है, लिमिट कितनी हमारी एग्जम्पशन। अगर आप बाय एयर ट्रैवल करते हो तो इकोनॉमी क्लास के टिकट का फेयर एग्जम्प्ट है। अगर आप रेल ट्रैवल करते हो तब तो फर्स्ट AC क्लास का टिकट एग्जम्प्ट है।
अगर आप बाय बस ट्रैवल करते हो तो डीलक्स डीलक्स बस का टिकट एग्जाम्प्ट है। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। इन इन केस LTC इज इन कैश, मतलब अगर आपने LTC इन कैश करा लिया है, मतलब अगर आपने जर्नी नहीं की है और आपने इन कैश करा लिया है, अपने अपने एम्प्लॉयर से अपने LTC का पैसा ले लिया है, तो आपका जो पैसा होगा वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर this exemption will be available for more than 2 children, मतलब अगर ये जो एग्जाम्पशन है वो 2 बच्चों से ज़्यादा तक एग्जाम्प्ट हो जाएगी जब उनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से बाद का है। अगर 1998 से पहले का उनका डेट ऑफ बर्थ है तब वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर हमारा आता है मेडिकल परक्विजिट। मेडिकल परक्विजिट में क्या है? मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी या तो ट्रीटमेंट इंडिया में हो सकता है या तो ट्रीटमेंट हमारा आउटसाइड इंडिया हो सकता है। अगर इंडिया में है, इंडिया में ट्रीटमेंट हो रहा है और चार स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स में हो रहा है तब तो फुली एग्जाम्प्ट है। 4 स्पेसिफाइड हॉस्पिटल कौन है? या तो एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, या तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, या तो लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल है, या तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है हॉस्पिटल वो है, या तो उन 4 डिजीजेस के लिए स्पेसिफाइड हॉस्पिटल है। कौन कौन सी 4 डिजीज है? एड्स हो गया, TB हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, कैंसर हो गया। अगर ये 4 डिजीज के लिए स्पेसिफाइड हॉस्पिटल है, ये 4 केसेस में फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा हमारा पूरा पैसा मेडिकल परक्विजिट। ठीक है। फिर अगर नॉन स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है तब तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अब ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ जाती हैं। मेनली क्या होता है? ट्रैवलिंग होता है, अकोमोडेशन होता है, मेडिकल फैसिलिटी होती है। ठीक है। ट्रैवलिंग के केस में विद 1 अटेंडेंट हम GTI देखेंगे। GTI अगर 2 लाख तक है तब तो फुली एग्जाम्प्ट है। अगर GTI हमारे 2 लाख से ज़्यादा है तब फुली टैक्सेबल है। अब अकोमोडेशन का देखते हैं। अकोमोडेशन के केस में विद 1 अटेंडेंट और मेडिकल फैसिलिटी के भी केस में अप टू लिमिट स्पेसिफाइड बाय RBI, मतलब जो भी RBI ने लिमिट स्पेसिफाई करी है उतनी लिमिट हमारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी और जितना भी एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ है, जितना भी एक्सेस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात ये आती है फैमिली में कौन कौन आता है यहाँ पे। फैमिली मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय वेदर डिपेंडेंट और नॉट, मैरिड और नॉट, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर हु आर मेनली डिपेंडेंट। ठीक है। फिर मेडिकल इंश्योरेंस जो भी पे किया है एम्प्लॉयर ने ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय वो भी यहाँ पे फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। फिर एनी एक्सपेंडिचर, मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर किया है एम्प्लॉयर ने COVID-19 की वजह से तो वो भी फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड में। अब बात करते हैं हम RFA और कंसेशनल RFA के बारे में। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे 2 केसेस हैं, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड RFA क्या बनेगा? लाइसेंस फीस
जो कि चार्ज की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जो भी लाइसेंस फी चार्ज करेगी गवर्नमेंट वो हमारी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड आरएफए बन जाएगी। ठीक है, अब अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। या तो घर जो है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो सकता है, या तो वो नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो सकता है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो सिटी की पॉपुलेशन देखेंगे। सिटी की पॉपुलेशन अगर 15 लाख तक है तो 5% ऑफ सैलरी। अगर 15 लाख से 40 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी। अगर 40 लाख से ज़्यादा की है तब तो 10% ऑफ सैलरी। ये हमारी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड आरएफए बन जाएगी। फिर अगर नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो एक्चुअल चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, ये हमारी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड आरएफए बन जाएगी। अब बात ये आती है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फर्निश्ड हाउस देता है, फर्निश्ड अकोमोडेशन देता है, तो वो भी पैसा इसमें जुड़ जाएगा। अब बात ये आती है कितना पैसा जुड़ेगा। अब अगर फर्नीचर जो है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, जितनी भी फर्नीचर की एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 10%। या तो नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा तो एक्चुअल चार्जेस, जो भी वो एक्चुअल चार्जेस पे कर रहा होगा वो एक्चुअल चार्जेस हमारा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड आरएफए बन जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड आरएफए प्लस वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आरएफए, ये प्लस करेंगे, फिर टोटल आरएफए आ जाएगा। फिर माइनस कर देंगे जितना भी हमने एम्प्लॉई से रिकवर किया है, मतलब जितना भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रिकवर किया है वो माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल कंसेशनल आरएफए आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है बेसिक सैलरी में क्या क्या आता है। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑटोए वाला प्लस कमीशन एवरी टाइप का, मतलब परसेंटेज वाला भी हो सकता है और फिक्स कमीशन भी हो सकता है, प्लस बोनस प्लस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस। ये सारी चीज एडअप करके हमारी सैलरी आ जाती है। फिर हम बात करते हैं होटल फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को होटल फैसिलिटी देता है तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। इन दोनों भी केसेस में 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस विच एवर इज लोअर, ये हमारा चार्जेबल हो जाएगा टैक्स में। फिर फोकस एरिया क्या है। However, nothing shall be chargeable if accommodation is provided for not more than 15 days and transfer of employee from one place to another। मतलब अगर अकोमोडेशन जो है 15 दिन तक का दिया गया है तो उस केस में कोई भी मतलब कोई भी पैसा चार्जेबल नहीं होगा टैक्स में। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट ये हमारा आ जाता है कि अगर एक एम्प्लॉय का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो उसको वहाँ पे भी घर मिल गया है और यहाँ पे भी उसका जो घर है वो अभी उसको रिटेन किए हुए है। ठीक है, उसको अभी छोड़ा नहीं है उसने, वो अभी रिटेन किए हुए है। तो इस केस में क्या होगा, तो फर्स्ट 90 डेज तक, मतलब जब से वो उसका ट्रांसफर हुआ है तब से 90 दिनों तक जिस भी घर की वैल्यू सबसे कम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और 90 दिन के बाद
दोनों भी घर की वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। अब अब बात करते हैं मोटर कार फैसिलिटी के बारे में। मोटर कार फैसिलिटी 4 केसेस आते हैं इसमें। या तो कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय होगा और एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय होगा। तो उस केस में आ, या तो 100% पर्सनल यूज के लिए यूज हो रही है कार, उस केस में तब नील होगा। या तो कार यूज हो रही है बोथ फॉर पर्सनल एज वेल एज फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है, उस केस में भी नील होगा। फिर अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय है बट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर है, और अगर कार यूज हो रही है फॉर 100% पर्सनल यूज, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। और फिर कार अगर यूज हो रही है फॉर बोथ पर्पज, मतलब पर्सनल पर्पज एज वेल एज ऑफिस पर्पज, तो उस केस में एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस हम गाड़ी छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी गाड़ी है, मतलब अप टू 1.6 लीटर सीसी की है, तो 1800 रुपये पर मंथ माइनस कर देंगे। अगर बड़ी गाड़ी है तो मतलब 1.6 लीटर सीसी से सीसी से ज़्यादा है तो 2400 रुपये माइनस कर देंगे। और 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर का माइनस कर देंगे, जो हमारा आएगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परपेचुएट आ जाएगा। अब अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है बट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉय है, तो अगर कार 100% पर्सनली यूज के लिए यूज हो रही है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इफ एनी, वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अगर कार यूज फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिस पर्पज है, तब हम छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी का कंसेप्ट लगाएंगे। मतलब अप टू 1.6 लीटर सीसी है तो 600 पर मंथ माइनस करेंगे। अगर मोर देन 1.6 लीटर सीसी है तो 900 पर मंथ माइनस करेंगे, और ड्राइवर का 900 पर मंथ करेंगे। ये हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परपेचुएट आ जाएगा। फिर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो अगर 100% पर्सनली यूज के लिए यूज हो रही है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट प्लस एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, ये हमारा टैक्सेबल का रिक्विजिट बन जाएगा। फिर अगर बोथ मतलब पर्सनल यूज और ऑफिस यूज दोनों के लिए यूज हो रही है, तो अप टू 1.6 लीटर सीसी है तो 1800 रुपये पर मंथ, और 1.6 लीटर सीसी से ज़्यादा की है तो 2400 रुपये पर मंथ, एंड ड्राइवर का 900 रुपये पर मंथ, हमारे ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परपेचुएट बन जाएगी। फिर पार्ट ऑफ द मंथ यहाँ पे इग्नोर किए जाएंगे, मतलब यहाँ पे कंप्लीट ईयर लिया जाएगा। ठीक है। फिर हम आते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एनपीएफ और एसएएफ। मतलब यहाँ पे 2 केसेस हैं। या तो एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन जो होगा 7.5 लाख तक होगा, या तो एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन हमारा 7.5 लाख से ज़्यादा होगा। अगर एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन हमारा 7.5 लाख तक है तो अब तो नॉट टैक्सेबल इन सैलरी। बट अगर 7.5 लाख से ज़्यादा एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन है तो टैक्सेबल इन सैलरी, एंड इंटरेस्ट अक्रू ऑन सच एक्सेस कंट्रीब्यूशन शैल बी टैक्सेबल। ठीक है।
अब बात ये आती है टैक्सेबल परक्विजिट यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है PC डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई R प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई R। अब PC का क्या मतलब है, जितना भी अमाउंट 7.5 लाख से ज्यादा का है वो हमारा PC है। R का क्या मतलब है, I अपॉन F एवरेज। I का मतलब इनकम अक्रू ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिर F एवरेज का क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा F एवरेज आ जाएगा। PC1 का क्या मतलब है, जितना भी हमारा अमाउंट 7.5 लाख से ज्यादा का है रिलेटेड टू लास्ट ईयर, ये हमारा PC1 आ जाएगा। फिर TP1 का मतलब टैक्सेबल परक्विजिट, जितना भी हमने लास्ट ईयर परक्विजिट निकाला है टैक्सेबल, वो हम यहाँ पे लेंगे TP1 में। अब बात ये आती है कि अगर मान लो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ना दिया हो तो वहाँ पे हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट इनकम अक्रूड कैसे निकालेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड माइनस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो हमारी इंटरेस्ट इनकम अक्रूड आ जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। यहाँ पे 4 केसेस आते हैं जहाँ पे इनकम अक्रू और इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हमारी। तो पहला केस, या तो इनकम अक्रू अक्रूइंग और अराइज आउटसाइड इंडिया, मतलब इनकम अक्रू आउटसाइड इंडिया हुई है, अराइज आउटसाइड इंडिया हुई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम, या तो बिजनेस और कनेक्शन इंडिया में है, या तो एनी प्रॉपर्टी और एसेट और सर्विस ऑफ इनकम इंडिया में है, या तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इंडिया में है। अगर कोई भी इनमें से 3 केस है, कोई भी एक केस है, तो हमारे डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। फिर दूसरा केस हमारे ये आता है कि सैलरी अर्नड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, मतलब हमने पैसा कमाया है बाय रेंडरिंग द सर्विसेज इन इंडिया, तो हम डीम्ड इनकम मान लेंगे, ठीक है। फिर तीसरा केस आता है कि अगर सैलरी पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सैलरी पे कर रही है फॉर रेंडरिंग और सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, तो जो भी सैलरी हमें मिल रही है वो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी, ठीक है। फिर चौथा केस आता है डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडियन कंपनी जो है वो आउटसाइड इंडिया और डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है। अब आते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लो आउटसाइड इंडिया से लोन लिया है, उसमें वो फीस पे कर रही है या फिर इंटरेस्ट पे कर रही है, रॉयल्टी पे कर रही है, तो उस केस में इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया इन ऑल केसेस वेदर सोर्स ऑफ इनकम यूज्ड इन इंडिया और नॉट, ठीक है। मतलब इनकम यूज कहीं भी हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि इनकम अराइज और अक्रू, मतलब इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया से लोन ले रही है। अगर लोन लिया जा रहा है बाय अदर देन गवर्नमेंट, आउटसाइड इंडिया से लोन ले रही है और वो उसमें फीस पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, रॉयल्टी पे कर रही है, तो अब इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया तभी मानेंगे जब सोर्स ऑफ इनकम यूज हो रहा हो इंडिया में,
तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया।